किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत बागों में फल फसल की पक्षियों से देखभाल पे, और जानकारी लेंगे भाइयों मिट्टी परीक्षण का महत्व और नमूना लेने की विधि पे। तो किसान भाइयों, पहला चर्चा करें आज की नसीहत के तहत बागों में फल फसल की पक्षियों से रक्षा या देखभाल किस तरह करें। किसान भाई जिन्होंने फलों के बाग लगा रखे हैं वो सब जाने हैं कि जो पक्षी हैं वो फल उत्पादकों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करे हैं, और कई खेता या बागों में देखा जाओ है कि पक्षी जो है वो नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं, और कुछ उत्पादों में तो भाइयों पक्षियों से जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाओ है, और जिसके परिणाम स्वरूप भाइयों फलों की जो फसल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो बर्बाद हो जाए या वो क्षतिग्रस्त हो जाए, नुकसान हो जाए। पक्षियों की जो प्रजाति हैं भाइयों वो फलों को नुकसान नहीं भी पहुंचाती, और कुछ प्रजाति ऐसी हैं जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाओ हैं, लेकिन जो सभी प्रजाति हैं पक्षियों की उन सब के खिलाफ कोई एक नियंत्रण तकनीक प्रभावी नहीं होती, यानी कि जो हमने अलग अलग तकनीक तय जो है पक्षियों को नियंत्रित करना होगा। और इसी प्रकार भाइयों जो विभिन्न प्रजाति हैं उसमें पर्यावरण का भी एक कारक है, और इसी के आधार पर भाइयों अलग अलग सालों में देखा जाओ है कि जो नुकसान है फसल में वो अलग अलग हो है, जैसे कि सूखा है या ठंड ज़्यादा पड़ रही है, उसके कारण जो वैकल्पिक खाद्य पदार्थ के जो स्रोत हैं उनकी उपलब्धता है या कीड़ों की अधिकता है, और मौसम की वजह से जो है पक्षियों की संख्या प्रभावित हो। यानी कि अगर फसल में कीड़ा ज़्यादा है तो एक सीधी सी बात है कि पक्षी ज़्यादा आकर्षित होंगे उसकी तरफ, और फसल में जो है नुकसान ज़्यादा होगा। और उत्पादकों के जो नुकसान है उसके लिए जिम्मेदार जो है कई विशिष्ट प्रकार की जो पक्षियों की प्रजाति हैं वो अक्सर अनजाने हैं, और विभिन्न जो प्रजातियों के लिए अलग अलग प्रबंधन दृष्टिकोण है उसकी भी हमने जरूरत पड़ेगी, और हानिकारक पक्षियों द्वारा नुकसान को अलग अलग तरीकों से हम कम कर सके हैं, जिसमें खासकर दो तरीके मुख्य हैं, एक है घातक और दूसरा है गैर घातक तरीके, जिससे हम फसलों या जो फलों की जो फसल है उसके नुकसान तक हम बचा सके हैं। भाइयों घातक तरीका की बात करें तो घातक तरीकों में जैसे पक्षियों को मारना है, गोली मार देना है, फंसाना है, धूनी कर देना है, या फिर जहर का काटना है, अंडा है और घोंसला आदि नष्ट करना शामिल है। और पुराने समय में ज़्यादातर घातक तरीकों का इस्तेमाल जो है अपने देश में पक्षियों के जो कीट हैं उन नियंत्रण करने खातर बड़े पैमाने पर किया जाता था, लेकिन भाइयों पक्षियों की जो प्रजाति है उनको मारना अब अपने देश में जो है वो गैर कानूनी है, और जनता द्वारा भी इसका अनुमोदन नहीं होता। इसलिए जितने भी हमने तरीकों की बात करी, चाहे वो पक्षियों को मारना है, धूनी देना है, जहर का काटना है, या अंडा या जो उसका घोंसला है उसको नष्ट कर देना है, इन सभी तरीकों का अब जो है उपयोग करना गैर कानूनी है। और इन दिनों भाइयों पक्षी प्रबंधन के लिए घातक तरीकों की बजाय हम गैर घातक तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, और गैर घातक तरीकों में भाइयों पक्षियों की जो हत्या करना है वो शामिल नहीं है, बल्कि उन्हें हम अपने मन पसंदीदा जो फसल है उसके खेतों से हटाकर उनको अलग जगह पे विस्थापित कर रहे हैं, और फसल निरस्तीकरण के परिणाम स्वरूप जो है क्षति जो है बड़े क्षेत्रों में फैल जाए, और इस प्रकार भाइयों आर्थिक चोट जो है किसान भाइयों को कम से कम हुआ है। और यदि प्रबंधन जो संबंधित जो प्रजाति हैं उसके वैकल्पिक खाद्य पदार्थ का उपलब्ध है तो पक्षी के दबाव का एक हिस्सा जो है ऐसे खाद्य पदार्थों पर चला जाओ है, स्थानांतरित हो जाए है, जो पसंदीदा फसल के कुल नुकसान ने कम कर दे है। और साथ ही भाइयों गैर घातक तरीकों के में जो है खास तौर पर जैसे निवास स्थान में हेरफेर करना, यानी कि जो पक्षियों का रहने की जगह है उसने कहीं और बदल दें, या फिर जो है पश्चाताप का प्रयोग और कीट पक्षी प्रजातियों के वैकल्पिक भोजन का प्रावधान करना इसमें शामिल है। तो भाइयों बात करें निवास स्थान का हेरफेर, यानी कि जो पक्षियों का रहने की जो जगह है उसने हम बदल दें। पक्षियों की जो पसंदीदा आवास है उसके आसपास ज़्यादातर देखा जाओ है कि फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचे है, इसलिए भाइयों जो फसलों की जो पक्षियों की रहने वाली जो जगह है, जो उनकी मनपसंद जगह है, उस जगह को हम बदल कर अपनी जो फसल है उसके नुकसान हम कम कर सके हैं। और आवास संबंधी हेरफेर में जो हानिकारक पक्षी हैं उनके पसंदीदा आवासों से रोस्टिंग है, घोंसले के जो शिकार हैं, और खिलाने वाली जगह या जो भोजन और जो आश्रय है वो सारे इसमें शामिल हुए हैं। और भाइयों यह विचार इन आवासों को जो है पक्षियों के लिए कम आकर्षक बनाने के लिए है, ताकि आसपास की जो फसल है उसको नुकसान कम से कम होवे। इसी तरह भाइयों पदार्थ और उपकरण जो कीटों की प्रजातियों का कारण बने हैं उन्हें भी हम कम करके, या फिर जो है स्वादिष्टम जो सामग्री हैं उनको
रिप्लेंट करके भी करा जा सका है। और पक्षी गणित के कई प्रकार इसमें शामिल है, जिस तरह की देखना है, सुनना है, रासायनिक संयंत्र है और भौतिकी। ये अलग अलग माध्यम है जिस तरह हम पक्षियों को डरा सके हैं, ताकि वो जो फलों की जो फसल है उसको कम से कम नुकसान पहुंचावें, जिस तरह डरावने दृश्य है। और अपने देश में तो भाइयों युगों तक जो है डरावने कौवे जैसे जो दृश्य है वो पक्षियों को भगाने के लिए इस्तेमाल करे जाने लग रहे हैं। और अब तक ज्ञात सबसे जो आश्चर्यजनक जो दृश्य पक्षी विकर्षण प्रतिबंधित टेप है, यह एक पॉली प्रोपाइलिन और मेटेलिक शाइनिंग वाली टेप वो है जो लगभग 11 मिलीमीटर चौड़ी और 0.025 मिलीमीटर मोटी, एक तरफ तक लाल और दूसरी तरफ तक चांदी के साथ हो है, जो सूरज की रोशनी को जो है उसमें चौंधा लगा है और जो उसका चमका जो प्रभावित करा पक्षियां ने, और साथ में हवा में एक गुनगुनाहट पैदा करा है जिससे पक्षी डरने लग जाए। इसी तरह भाइयों इसे जो है ध्रुवों के बीच में फैलाया जावा है और आधे तले के 1 मीटर जो है फसल के ऊपर समानांतर पंक्तियों में, और पंक्ति को पंक्ति तक 3 से 5 मीटर की दूरी पर रख कर जो है लगाया जावा है। और इन जो डरावनी जो एक तो चमक और दूसरी जो आपस में जब टकराव है हवा में, तो उनकी जो आवाज़ है उससे पक्षी डर जाए। इसके अलावा भाइयों पक्षियों को पारंपरिक रूप से शोर शराबे के साथ, जिस तरह पटाखे बजा कर या फिर ड्रम बजा कर या खाली डिब्बे पीट कर भी जो है हम पारंपरिक रूप से पक्षियां ने डरा कर भगा सके हैं। और अपने देश में तो भाइयों कुछ हिस्सों में तो पक्षियों को डराने के लिए स्वचालित एसिटिलीन एक्सप्लोडर्स या फिर जो बर्ड स्कोरिंग गन है उनका भी हम समय समय पर जोर से विस्फोट या उसका शोर पैदा करके भी पक्षियों ने डरावा है। साथ ही भाइयों सभी शोर पैदा करने वाले उपकरणों में एक मुख्य जो हम कमी देखें वो यह है कि पक्षियां जब उनकी आदत हो जाए उन आवाज़ों की, तो फिर पक्षी उड़ते नहीं, डरते नहीं उस आवाज़ से। ये इसका एक नुकसान है। इसके अलावा भाइयों रासायनिक तरीका है, कई रसायन जब बीज ड्रेसिंग हम करें हैं या स्प्रे करें हैं या जो धूल के रूप में प्रयोग करे जाए हैं, तो वे फसलों से पक्षियों को प्रभावी ढंग से पीछे हटा दे हैं, जिससे पक्षी जो है फसल ने कम से कम नुकसान पहुंचा पाए हैं। इसके अलावा जो वैकल्पिक भोजन है ये भी एक तरीका है भाइयों पक्षियों को फल वाली फसल से दूर रखने का। और व्यावसायिक फसल के लिए भाइयों पक्षी की जो क्षति है निर्धारण करने में वैकल्पिक भोजन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है। आमतौर पर एक डराने वाली जो तकनीक है वो अधिक प्रभावी हो है। यदि पक्षी प्रजातियों को वैकल्पिक भोजन उपलब्ध हो तो वे डर जाएंगे। और साथ ही भाइयों पक्षी क्षति को कम करने में जो सबसे बढ़िया परिणामों के लिए विभिन्न प्रकार के जो उपयोग हम करें, एक साथ जो है तकनीक और नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करें और इससे पहले कि पक्षी फल खाने के आदी हो जाए। या तो भाइयों बात करी कि फलों की जो फसल है उसमें पक्षी नुकसान का प्रबंधन किस तरह करा जाएगा। एक बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल के अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ ही भाइयों हवा की गति रहेगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल भाइयों कार्यक्रम अन्नदाता में चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत बेल वाली सब्जी घिया की बिजाई पर, और साथ में लेंगे जानकारी आम के बागों की देखभाल। अब कराऊं भैया का मनोरंजन लेकिन इस संदेश के बाद। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे।
इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का यह एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और यह खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। यह एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं। बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। क्यों आख्या पे दरी ठेकरी
तन कोन्या बात पिछाणी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी क्यों आख्या पैदरी ठेकेरी तन कोन्या बात छाणी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी कैलाश बगादी सजन केतन बेरा नास इस लड़के के दाग देने का के हक तेरा नास है मुझ दुखिया का राम कसम दिखे कोई घर डेरा नास है तू बाप बनन से भी नाच गया के घोरे अंधेरा नास घोरे अंधेरा नास के पाछे ते लाई थी मैं के पाछे ते लाई थी मैं करके ने बेईमानी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी आख्या पैदरी थे तेरी तन कोन्या बात छाई जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी हद छाती बसे हद छाती साजन बेटे ने कर ले के फुंकण देगा मेरे नन्नो ते झड़ी लागरी तन बे के फुंकण देगा काले का वसूल पियादी कर ले के फुंकण देगा पिछले जन्म का दुख सुख सारा खेके फुकण देगा खेके फुकण देगा कदे कदे तो राज करें थे कदे कदे तो राज करें थे आज मोहताज भी रानी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी आख्या पैदरी ठेकरी कोन्या बात छाई जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी माफ करो मन पिया जी मेरे दौरे पैसा ना से मेरे पूती चोट लागगी मेरी छाती के मघा से बेटा मरा पड़ा से सजन मौका क्या जा से दे दे आग चिता में ठाके के तन्ने छोरा खासे तन्ने छोरा खासे पूरा करके चला था यो पूरा करके चला था यो जितना अंजल पानी जो बेटा रो तास कंवरे और मैं मदनावत रानी आखा पैदरी ठेकरी कोन्या बात छानी जो बेटा रोता
तास कंवरे और मेहमद नावत रानी दुख विपता में दिखण लगी रात अंधेरी दिन की दमड़ी तक भी पास नहीं जय सच बुझे से मन की केड़े के माँ लाश लकोली जगह समझ का फन की एक चीर में नहीं सरते खाल तार ले तन की खाल तार ले तन की लक्ष्मी चंदई सुना रोवती ने लक्ष्मी चंदई सुना रोवती ने अपनी राम कहानी जो बेटा रो तास कंवरे और मेहमद नावत रानी आख्या पैदरी फेकरी कोना बात छानी जो बेटा रो तास कंवरे और मेहमद नावत रानी। और भाइयों इबले में जानकारी मिट्टी परीक्षण के महत्व और नमूना लेने की विधि में। किसान भाइयों स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह मानव शरीर और जानवरों को भोजन और अच्छे वातावरण की जरूरत पड़े है, उसी तरह भाइयों अधिक पैदावार लेने खातर पौधों को भी भूमि के सही वातावरण के साथ साथ कुछ आवश्यक पोषक और खनिज तत्वों की भी जरूरत पड़े है। और पौधे की भरपूर बढ़ोतरी खातर और भूमि में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके साथ साथ कम से कम जो है 17 पोषक तत्वों की मिट्टी में जरूरत पड़े है। और ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं वह है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और जो मुख्य तत्व है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। और जो दूसरे तत्व हैं भाई वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म जो तत्व हैं वो है जिंक, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकेल। और ये भाइयों जो सारे पोषक तत्व हैं इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो पौधा जल और हवा दोनों तो ले सके है। और जो शेष पोषक तत्व हैं वो पौधा भाइयों मिट्टी से या जो उर्वरक है उससे ही ले पावे है। और खेत की उपजाऊ शक्ति का सही अंदाजा लगाना हमने बहुत ज़रूरी है, ताकि सही समय पर हम फसल की जो घटती हुई पैदावार है और खेत में कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में हमने डालने हैं इन सब की हम जानकारी ले पाएं। और ऐसा भाइयों हम सिर्फ मिट्टी और पानी का परीक्षण के आधार पर ही कर सके हैं। तो मिट्टी का परीक्षण जो है वो क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है? तो इससे भाइयों तो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसकी हमने जानकारी मिला है, यानी कि मिट्टी में उपलब्ध जो पोषक तत्व हैं उनकी सही मात्रा का हमने ज्ञान हो जाए है। और माटी परीक्षण द्वारा जो है खाद की जो संतुलित मात्रा है उसकी भी हम सिफारिश कर सकेंगे। साथ ही भाइयों मिट्टी परीक्षण द्वारा क्षारीय और लवणीय जो मिट्टी है उसमें भी सुधार के तरीके सुझाए जा सके हैं। और बाग बगीचे लगाने खातर भी भाइयों भूमि की जो उपलब्धता है उसके बारे में भी सही राय दी जा सके है। यानी कि किसी किसान भाई ने बाग लगाने हैं तो बाग लगाने की खातर जो मिट्टी हो बढ़िया है, उपयुक्त है नहीं है, इसकी जानकारी भी हमने भाइयों मिट्टी की जांच से पता लग जाए। और मिट्टी की भौतिक क्रिया को देखते हुए भाइयों उसमें पानी और खाद की बचत के बारे में भी जो है उचित सुझाव जो है दिया जा सके है। साथ ही पानी परीक्षण द्वारा खेती योग्य जो पानी के गुण हैं, दोष हैं, उसका भी हम पता लगा सके हैं। और लवणीय जल को किस भूमि में या फसल के लिए हम प्रयोग कर सके हैं इसके बारे में भी जानकारी ली जा सके है। साथ ही क्षारीय जल के जो उचित उपयोग का भी हमने इसमें ज्ञान मिल जाए है, यानी कि किस खेत में के जो पानी है या जो मिट्टी है उसमें किस पोषक तत्व की कमी है, उसमें हमने कौन सी खाद डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, और हमने अगली कौन सी फसल बोनी है, इसकी अगर हम पहले जानकारी ले लें तो हम जो है अच्छी फसल ले सकेंगे। और जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अब मिट्टी का जो हमने नमूना लेना हो किस तरह लेना है, जिस भी खेत का हमने नमूना लेना हो उसमें अलग अलग जगह पर 5 से 6 निशान बना लें। यानी कि अपने जो खेत है उसमें 5 से 6 जगह पर अलग अलग निशान लगा लें। और हर निशान वाले जो स्थान है उसके ऊपर का जो घास फूस है, कंकड़ पत्थर है, उन सब ने साफ कर लें। फिर लगभग 15 सेंटीमीटर वी के आकार का एक गहरा गड्ढा खोद लें और किसी कस्सी या खुरपे की मदद से भाइयों 15 सेंटीमीटर तक का जो मिट्टी है वो उसमें से निकाल लें।
और इस मिट्टी ने भाइयों साफ सुथरे तसले में या फिर जो कागज है या कपड़े पर रख लें। और ध्यान इस बात का रखा कि जो कपड़ा है या जो कागज है या जो तसला है वो खाद आदि के रूप खातर इस्तेमाल ना हो। इसी तरह भाइयों खेत के जो बाकी जो 5-6 इस जिन पर हमने निशान लगाए थे वहाँ की भी मिट्टी का नमूना इसी तरह ले लें। और 5-6 जगह के लिए हुए जो नमूने हैं उनने अच्छी तरह आपस में मिला लें। और घास फूस है, जड़ है, कंकर पत्थर आदि हैं, उन अच्छी तरह से उसमें से निकाल कर मिट्टी ने बिल्कुल साफ करके कागज या कपड़े पर उसने फैला लें। और भाइयों जो फैलाई गई मिट्टी है उसने 4 बराबर हिस्से में बांट लें। इन चारों भागों में तय आमने सामने वाले जो 2 भाग हैं उनकी मिट्टी तो रख लें और बाकी मिट्टी ने फेंक दें। और इस प्रक्रिया ने भाइयों बार बार दोहरावें जब तक कि जो मिट्टी वो 500 ग्राम ना रह जाए। जब ये 500 ग्राम मिट्टी रह जाए तो इस नाम को है प्रतिनिधि नमूना। और जिसने हम अपने नज़दीकी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए जो है एक साफ सुथरी कपड़े की थैली या प्लास्टिक की थैली में डाल कर ले जा सके हैं। और नमूने वाली जो थैली है भाइयों उसमें एक पर्ची पे अपना नाम, पता, खेत का नंबर और जो फसल हमने आगे बोनी है उसका नाम लिख कर थैली में डाल दें। और भाइयों मिट्टी का जो हम नमूना लें तो कुछ बातों का हमने खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो नमूना हम ले रहे हैं नमूना खाद के ढेर पे तय, खेत की मेंढ पे तय या जो पेड़ के नीचे तय और जो सिंचाई वाली जो नाली है उसके नज़दीक तय ना लेवें। दूसरा भाइयों जिस खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, उर्वरक, चूना या जिप्सम या कोई अन्य जो भूमि सुधारक हमने डाला है तो उस खेत का नमूना ना लेवें। और भाइयों उसर आदि की जो अगर समस्या है उससे ग्रसित जो खेत है उसके भी किसी भाग का नमूना अगर हमने लेना है तो वो नमूना बिल्कुल अलग से लेवें। और जहाँ तक संभव हो सके भाइयों गिल्ली मिट्टी का नमूना ना लेवें, उससे पहले छाया में सुखा लें और उसके बाद ही भाइयों प्रयोगशाला में भेजें। और खड़ी फसल में अगर कोई खाद ना डाली गई हो तो कतारों के बीच वाला जो जगह है उसी का नमूना लेवें। और बेहतर होगा भाइयों नमूना जो है वो बिजाई तय 1 महीने पहले ही जो है प्रयोगशाला में भेज दें। और जिस थैली में भाइयों नमूना लेना हो वह कभी भी भाइयों खाद या उर्वरक के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही भाइयों मिट्टी परीक्षण की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ही खेत में उर्वरक और भूमि सुधारक जो रसायन है उनका सही मात्रा में प्रयोग हमने करना है। मिट्टी की जांच का जो हम करवा रहे हैं तो मिट्टी की जांच जो नमूना जो सूचना पत्र है उसमें किसान का नाम, गांव और उसका पूरा पता, खेत का खसरा नंबर या जो पहचान है खेत की वह सिंचित है या असिंचित है इसके बारे में जानकारी हो, पहली ली गई जो फसल है उसकी भी जानकारी देनी है और अगली लगाए जाने वाली जो फसल है उसकी भी जानकारी देनी है। साथ में जो नमूने लेने वाले का जो नाम है और उसके हस्ताक्षर और तारीख भी हमने लिखनी है। या तो भाइयों बात करी मिट्टी परीक्षण के महत्व पे और किस तरह हमने मिट्टी के नमूने लेने हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का समय भाइयों यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।